चलो कर लेते हैं 14.18। हाँ जी, किसने बोला? तुम नहीं हूँ तो मैं तो यहीं घूम रहा हूँ कहीं ना कहीं, उधर पढ़ा रहा हूँ किसी को या कहीं यहीं पर ही लेंगे, वो डाउट लेंगे। S1। फिर तुम 35 के बाद कहाँ चले गए? तो पूछ लेते। क्लास कौन सी तुम्हारी? मैं आज कोई स्टार्ट ही नहीं हुई थी क्लास, ना मैम आई थी उस टाइम पर। जब मैं इधर जा रहा था ड्रॉपर वाले बैच में, तो दो चार बच्चे बैठे हुए थे इस क्लास के अंदर। चलिए कोई दिक्कत, इधर समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई यहाँ से करंट जा रहा है, इधर करंट को निकालना है, ठीक है ना। ये स्विच ए दे दिया और ये दे दिया आपको बी, ठीक है। अब स्विच इस तरीके से दे रखे हैं आपके पास, यू भी खाएं, ये बेटा तुमको घर जाना है। An electrical system has open closed switches S1, S2, S3 as shown. The switches operate independently of one another and the current will flow A to B either if S1 is closed or S1 closed or if both S2, S3 are closed. ठीक है ना। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ S1, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2, प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 कितनी है बच्चों आपकी? 1/2, 1/2, 1/2। ये तीन स्विच हैं आपके S1। हाँ बेटा जाओ। S3 तो S1 स्विच है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। S2 स्विच जो है उसके क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। S3 जो स्विच है उसके क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बच्चों आपकी? 1/2 है, ठीक है ना। करंट को उधर पहुंचना है, तो करंट उधर पहुंचेगा कैसे बताओ? देखो एक बात तो है कि या तो S2 S3 क्लोज हो जाए, S2 S3 का क्लोज होना बहुत ही जरूरी है। अगर S1 ओपन है तो समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि या तो आपका S2 और S3 क्लोज हो जाए, दोनों का क्लोज होना साइमल्टेनियसली जरूरी है। या फिर क्या हो जाए? S1 क्लोज हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। या फिर क्या हो जाए आपका? S1 S2 S3 तीनों ही क्लोज हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? या एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से ले लेते हैं कि S1 गेट लगा देना ट्रायोस, S2 और S3 का क्लोज होना जरूरी है, ठीक है ना। ऐसे ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 मतलब S3 का क्लोज होना जरूरी है। या फिर क्या हो जाए, ऐसा बोलेंगे ना, S2 S3 का क्लोज होना बहुत जरूरी है, या फिर और वाला और S1 क्लोज हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? मतलब इसमें क्या S2 S3 क्लोज हो जाए और S1 क्लोज हो जाए। ओके, तो ऐसे मान के चलो S3 S2 मान लो क्या S, मान लो S, तो क्या बन जाएगा? पी एस यूनियन S1 बन जाएगा, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा? ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन, क्या आ जाएगा आपका? S1 आ जाएगा। पूरा समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो दिक्कत किसी बच्चे को? राइट, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ S का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 इंटरसेक्शन S3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S का मतलब हो गया S2 इंटरसेक्शन S3 इंटरसेक्शन क्या आएगा? S1 आएगा। बोला जाता कोई डाउट है किसी बच्चे को? आया कि नहीं है समझ में? तो S2 और S3 स्विच के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करना मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब इंडिपेंडेंट है, उसने पहले क्वेश्चन बोला गया है। और इंडिपेंडेंट है तो S2 इंटरसेक्शन S3 की प्रोबेबिलिटी जो होगी उनके इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगी। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 प्लस क्या होगा आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 माइनस अगेन S2 S3 S3 स्विच की जो ऑपरेटिंग है इलेक्ट्रिक सिस्टम के अंदर वो भी क्या इंडिपेंडेंटली है। तो यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हो? यानी ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 आपका हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आया कि नहीं आई? क्या सब बच्चों को क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखे सारे बच्चे, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 क्लोज, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको? हर एक की 1/2 दे रखी है, तो 1/2 इंटू
1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1/2 इंटू कितना आ जाएगा 1/2, तो कितना आ जाएगा आपका ये 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8, 1/4 माइनस 1/8 कितना होगा 1/8 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और 1/2 माइनस 1/8 कितना होगा 1/2 माइनस 1/8 कितना होगा आपका 8, 4 में से एक जाएगा 3/8। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अरे क्लियर है बेटा? तो दिक्कत किसी को, मतलब आपका S2 S3 क्लोज हो जाए, S1 क्लोज हो जाए, हाँ प्लस ही आएगा बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा आपका, कहाँ पर, अच्छा 1/4 माइनस 1/8 प्लस 1/8, ठीक। नहीं मेरे दिमाग में और चीज आ गई थी, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलिए। हाँ इन्होंने बुक में ये PS20 का PS3 लिख रखा है, और कल साल से रखा है, तो फिर बुक पे डालते हैं। किसकी जगह कर रखा है PS3? PS20 लिख रखा जो आपने सेंटर में, ये हाँ सर इसी का PS3 वहां तो अलग नहीं कर दिया मैं कहीं, वो देख लो, वो तो सब सही है, वो गलत कर रखा है। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा 14.20। भाई सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात है, या तो ये या फिर ये क्लोज है तो लाइट पास कर जाएगी, ये क्लोज हो जाए मतलब दोनों क्लोज आने जरूरी, पता लगा कि S3 खुला हुआ है, अब तुम निकल के दिखा दो बताओ, या S3 बंद कर दिया है, S2 खुला हुआ है, उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी। इन दोनों का साथ में क्लोज होना बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी पास होनी, ठीक है ना। तो या तो ये वाला रास्ता क्लियर हो जाए या फिर ये वाला रास्ता क्लियर हो जाए, तो वही वाला किया है हम लोगों ने कि भाई आपका ये वाला रास्ता राइट, ठीक है ना, ये क्लियर हो जाए या फिर यूनियन ये वाला क्लियर हो जाए, तो फॉर्मूला लगा दिया यूनियन वाला हम लोगों ने, तो ऑटोमेटिकली आपका आगे चला गया। इंडिपेंडेंट इवेंट है, हर एक स्विच अलग तरीके इंडिपेंडेंट तरीके से ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पर किसी पे कोई डिपेंड प्रोबेबिलिटी इफेक्ट नहीं डालेगी, किसी के बंद होना होने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो तू देखना यार कैलकुलेशन क्या बताऊं यार, गजब बात कर रहा है, यार जब बात करते हो कैलकुलेशन बता दो, मैम आएंगे उनसे पूछ लेना कैलकुलेशन आती है ना मैडम। If 4 whole numbers taken at random are multiplied together, then find the probability that the last digit in the product is 1, 3, 7 और 9। देखो 4 होल नंबर्स हैं आपके पास, 4 होल नंबर्स है, ठीक है ना। तो 4 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 डिजिट का बोला कि क्या बोला उसने बोला कि 4 होल नंबर्स टेकन एट रैंडम, होल नंबर्स कह रहा है, कितने डिजिट के हो सकते हैं, डिजिट का कोई पता नहीं है, ठीक है ना। बट ये है कि 4 नंबर थे, कितने नंबर से 4, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर, मैंने 4 डिजिट 4 नंबर्स के यूनिट प्लेस यहाँ पर बनाए आपके सामने, और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो लास्ट प्लेस पर डिजिट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए 1, 3, 7 और 9 आना चाहिए। ये बोला उसने, बोला कि नहीं बोला उसने? क्लियर है सारे बच्चों को? अच्छा अपने, अच्छा अब देखो अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि जैसे पहला नंबर हम उठाते हैं, तो पहला नंबर उठाते हैं तो इस प्लेस को फिल करने की टोटल चॉइस कितनी है? 10 है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, आपके कुछ नंबर्स तो रहेंगे आपके 0, 2, 4, 6 और 8 और 4 ये हैं और 6 ये हैं, तुम्हारे कितने हो गए आपके टोटल? अच्छा 5 गायब हो गया, 5, 6 और 8, हाँ बोलिए क्या कहना चाह रहे हो? भाई चॉइस तो टोटल तो बन ही सकती है ना, वो तो फेवरेबल केस की अलग बात है कि हमको 1379 चाहिए, मुझे टोटल केस की बात बता रहा हूँ। अच्छा इस प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 10 तरीके से, कुछ भी आ सकता है आपका, ठीक है ना, 10 तरीके से फिल कर सकते हैं। बट अगर हम इन 4 का प्रोडक्ट करेंगे तो डिजिट क्या आनी चाहिए 13799 आनी चाहिए, ठीक है ना। बट खास बात यह है कि अगर इनमें से कोई भी डिजिट आ गया यूनिट प्लेस पर किसी भी नंबर में,
किसी भी नंबर के अंदर इन डिजिट में से कोई भी डिजिट आपका यूनिट प्लेस पर आ गया, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कभी आ ही नहीं सकता। आप किससे मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, 5 से करोगे तो ले देगा 0 देगा या 5 देगा। समझ में आया कि नहीं आया? या 8 से करोगे तो इवन चला जाएगा, 5 से 6 4 2 0 सबसे इवन चला जाएगा, और हमको चाहिए 1357। इसका मतलब फेवरेबल केस में, इसका मतलब ये है कि फेवरेबल केस के अंदर इसको फिल करने के लिए 4 चॉइस होंगी, 1379 वही आने चाहिए। इसके अलावा अगर इन 4 नंबर के यूनिट प्लेस पर 1379 के अलावा कोई और नंबर आया तो इन चारों को जब मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद यूनिट प्लेस पर आपका 1379 नहीं आएगा। आप लेके देख लो, अगर आप सोचते हो कि 5 को सपोज को एक टाइम के लिए हटा भी दें, 0 2 4 8 6 8 में से कोई आ गया तो वो इवन नंबर लेके आएगा, वो 1357 को लेके नहीं आ सकता। और कभी 5 आ भी गया तो 5 कोई भी आप देखो 0 5 ही होता है लास्ट प्लेस पर डिजिट। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, टोटल केस इसको फिल करने का, इस एक नंबर की बात बता रहा हूं, टोटल केस तो 10 हैं, बट फेवरेबल कितने आपके 4, तो एक नंबर की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कितनी होगी 4/10। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे 4 नंबर है, ठीक है, डिपेंडेंट तो किसी पर है ही नहीं आपके, इंडिपेंडेंट नहीं है आपकी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/10 इंटू 4/10 इंटू 4/10 इंटू कितना हो जाएगा 4/10। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों आपका 2/5 की पावर कितना 4, तो 16 बटा कितना आ जाएगा 625। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। क्लियर है? हैं? अरे क्लियर हुआ सारे बच्चों को? क्लियर है? ठीक है, 14.21 पे आ जाओ। 14.21 क्या कह रहा है आप लोगों से, if A and B are two independent events, the probability that both A and B occur is 1/8। स्टेटमेंट का जरूर ध्यान रखें, उसने बोला कि बोथ, पहली बात तो ये कि उसने बोला A और B इंडिपेंडेंट हैं, अगर A और B इंडिपेंडेंट हैं उसके लिए आप ये फटाफट से पेन कॉपी निकाल करके लिख लो कि P A इंटरसेक्शन B कितना होगा, P इंटू पी बी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? अब इसने एक स्टेटमेंट बोला है कि द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ A एंड B अकर, A एंड B अकर इज 1/8। A भी होना चाहिए और B भी होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8। साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ A एंड B इज 1/8। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पी ए इंटू क्या हो जाएगा आपका पी बी। एक सेकंड मैम, आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन दिया ना आपने, एक कॉपी मुझे निकाल के दीजिएगा। हाँ यहाँ रख दीजिएगा। किस पे? कल एक्चुअली टॉपिक ही नहीं आगे पढ़ा, उसी की प्रैक्टिस हुई थी परसों वाले की, मैं कर देता हूँ खुद ही। ठीक है, क्या हुआ, मैं क्या प्लानिंग बता रहा हूँ इसको? ऐसे क्या आयुष आयुष प्लानिंग बता रहा है, गौरव तू ऐसा कर तो ऐसा हो जाएगा। हैं? किसको बोलना है इंडिविजुअली? कोई इंडिविजुअली नहीं मिलेगा भाई, सबके साथ मिलेंगे, ठीक है ना? आ जाओ। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राहुल से तो इंडिविजुअली कौन मिलना चाहता है रे? ये कुछ नहीं, कुछ तो पढ़ता नहीं है, अब समझ में नहीं। हाँ, क्यों मिलना चाहता है, चल तू बता पहले तो। हाँ भाई, खुद पढ़ना स्टार्ट कर दो, मैं पहले कह रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं तो वैसे ही बहुत पढ़ता हूँ यार। अदर अदर ये क्या है, ये क्लास है? इधर आ जाओ। ना ना ना, सब कुछ तो मुझे लगा गौरव ने पैर रखा है आयुष के पैर पर। मुझे लगा कि ऐसा मुझे लगा, इधर 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 ऐसा मुझे लगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, ऑल इज वेल, आ जाइए, ऐसा नहीं है। अच्छा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना बच्चों आपका 1/8।
तो पी ए इंटू पी बी कितना आ जाएगा बच्चों आपका 1/8 आ जाएगा बेटा। इसमें कोई डाउट तो बोलो। पी ए इंटू पी बी कितना आएगा बच्चों आपका 1/8 आएगा। कितना आएगा 1/8। अच्छा आगे क्या बोला क्वेश्चन में, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ऑफ देम अकरेंस इज 3/8, यानी कि आपका ए भी ना हो और बी भी ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बच्चों आपकी 3/8 है। अब मैंने एक बात बोली थी कि यदि ए और बी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ए बार और बी बार भी क्या होंगे आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। ये वाली बात मैंने बोली थी। ये कितना हो जाएगा आपका ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 3/8 हो जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है क्या, द नाइदर ऑफ देम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक क्वेश्चन हमारे पास ये आ चुकी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार को लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये किसके बराबर होगा बच्चों आपका 3/8 के इक्वल होगा। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना 1/8 है। इन दोनों को सॉल्व कर लो भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा आपका बच्चों, ये आ जाएगा कितना यहां से 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। अब इसको जो है कहां पर पुट कर दो, यहां पर पुट कर दो, तो क्या बनेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस 1/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा आपका बच्चों। यहां तक कोई डाउट है किसी को? इक्वल टू कितना 3/8। अब तो सिंपल एक क्वाड्रेटिक बनेगी यहां पर, अब वो हमको निकालना है। तो कितना बन जाएगा 1 माइनस 1/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस कितना बनेगा बच्चों आपका, प्लस आपका बन जाएगा कितना आपका 1/8 इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका 3/8। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। अरे यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 + 1/8 कितना हो जाएगा 9/8 माइनस 3/8 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 0। क्या बच्चों यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट किसी बच्चे को? पक्का? ठीक है, अब इधर देखें तो सॉल्व कर लेना क्या पक्का पक्का, ठीक है ना। क्वालिटी हुई एलसीएम वगैरह ले लेना। और किसका डाउट था वैसे? रेयान कर लोगे बेटा, हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 22। करवा रहे हैं, टेंशन ना लो, सारे डाउट लिए जाएंगे। आपको कोई डाउट थोड़ा ना छोड़ा जाता है ना? कौन सा छोड़ा जाता है बताओ? ना ना, कोई नहीं छोड़, ऐसे नहीं छोड़ता मैं किसी डाउट को। तुम क्या लगता है पिछले वाले एक्सरसाइज बाकी है तो क्या उसको डिस्कस नहीं करेंगे? एक आपकी 9.1 नहीं, उसके लिए भी तैयार हूँ। मैंने तो टाइम तुमको दिया और इतना टाइम इसको दिया, तू इवनिंग में आ जा, आराम से डाउट में क्लियर करूंगा, है ना। कितने भी नंबर के कमरे में आ जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो खुले में बैठ के डाउट पूछ ले यहाँ पर, ठीक है ना। तो है ना, तो पूरा दिया था समय आपको। अब तुम्हारी भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है बेटा कि मैं आया सुबह 6 बजे, मान के चलो मैं सुबह 3 बजे आई, सर आप नहीं मिले, तो मैं हमेशा यहाँ नहीं मिलूंगा तुमको, समझ रहे हो ना। हाँ, तो एक टाइम होता है, आप 8:35 पर आए तो किसी पूछे थे कि विकास मतलब 8:30 बजे आए, जितने बजे भी आए, ठीक है ना, सर कहाँ हैं, बस मुझे इन्फॉर्म कर दिया जाता, मैं तुरंत तुम्हारे पास खुद ही आ जाता कि हाँ भाई बताओ क्या डाउट है? क्या बेटा? अभी मैं बनाऊंगा टेस्ट पेपर आज है ना, आज मैं वो बनाऊंगा। और मुझे लगता नहीं तुमको जो डाउट्स पूछने हैं एक बार थोड़ा सा कल भी पूछ लेना फिर, या चलो ठीक है 20 मिनट तुम डाउट पूछ लेना। ओके, स्टार्टिंग के 20 मिनट तुम डाउट पूछ लेना।
फिर पेपर बना लूंगा मैं। ओके ठीक है। ऐसा नहीं आप गए, अरे सर नहीं है, सर क्या पता चाय पीने जब निकल गए तो वो तो कोचिंग वैसे भी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये सोचना पड़ेगा ना अपने एंड से थोड़ा सा। 14.22 देखें भाई, द अनवाइज डैश इज रोल अंटिल अ नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स। हम तब तक उसको थ्रो करते हैं डाइस को जब तक कि 4, मतलब डाइस पर जो नंबर है वो 4 से बड़ा ना आ जाए, ठीक है ना। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर ऑफ टॉसेस इज नीडेड। हाँ जी आयुष जी, क्या दिक्कत आ गई इसमें? आयुष का डाउट है, मुझे पता है। बताइए कैसे विचार आए इस क्वेश्चन को देख करके तुम्हारे मन में? अच्छे विचार नहीं आए यार, ये कौन सी बात है? सवाल देख करके विचार ही बदल गए, जज्बात ही बदल गए हैं, ये मतलब क्या है मैं तो सिंपल सी बात है कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि विचार कैसे आए। जैसे इधर देखें, एक इवेंट ए मानता हूं कि नंबर अकर कितना 14.22। भाई समझने की पूरी कोशिश करें यार, ये चैप्टर है ही ऐसा ही है। जज्बात सच में ही बदल देता है ये, ठीक है ना। और आगे जो भी चैप्टर ऐसे नहीं लगेंगे आपको, कोई भी चैप्टर शायद ऐसा मैट्रिक्स भी आपको नहीं लगा होगा, वो भी आपको पता है स्पेसिफिक पैटर्न में चलता है। ये चैप्टर स्पेसिफिक पैटर्न में नहीं चलता है, ठीक है ना। तो आपको इतना तभी तभी देखो कितना आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। एक दिन में एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ाया तो पढ़ाया, नहीं तो प्रैक्टिस है। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं हो रही है इसके अंदर। तो आप लोगों का सबसे पहला मेरा काम ये है कि एक बार तुम गो थ्रू हो जाओ एक्सरसाइज से, जो एप्लीकेशन एक्सरसाइज है, फिर अपन करेंगे वो जो पूरा एक्सरसाइज आएगा तुम्हारे सामने, फिर उसमें देखिए कितना समझ में आया है कितना समझ में नहीं आया, उससे पता लगेगा आप लोगों को, ठीक है ना। बट इस काम को ईमानदारी से कीजिएगा, इसमें बेईमानी मत करना बेटा। नंबर क्या जाएगा, ए बराबर नंबर लेस देन 4 लेते हैं, लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और रुक जाओ बेटा इक्वल टू 4। एक बी इवेंट ले लेते हैं, नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है ना। ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4, दो इवेंट मैंने ले ली। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर आपका ग्रेटर देन सॉरी लेस देन और इक्वल टू 4। इधर देख, फिर वही किताब में देख रहा है तू, मुझे देख और बोल। क्या बोलूं सर, अभी भी खराब विचार आ रहे हैं क्या मन में? फिर मैंने ये बोला है डाइस पर नंबर जो है 4 या 4 से छोटा आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बोल फटाफट से। 4/6 खत्म कहानी, नहीं पूछ रहा था मैं। वो कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी? 4/6, यानी कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी? 2/3 हो जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब डाइस पर नंबर, अच्छा बी की जो इवेंट बी है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बच्चों आपकी? 5 और 6 2/6 हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी? 1/3 हो जाएगी। अब ये बोल रहा है कि जो डाइस हम थ्रो कर रहे हैं उस पर जो इवन नंबर आए, सॉरी 4 से बड़ा जो नंबर आएगा, 5 और 6 जो आएंगे वो इवन थ्रो पर आना चाहिए। इवन थ्रो पर मतलब कि पहली बार अगर हम थ्रो करें डाइस को तो आना ही नहीं चाहिए उसमें से, तो यानी कौन सी इवेंट होना चाहिए पहली बार में? आपका ए, ठीक है ना। जो आपका बी इवेंट होगा वो कौन से नंबर पर होगा? दूसरे पर होगा, चौथे पर होगा, छठवें पर होगा, 8वें पर होगा। इस तरीके से आपका होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका नंबर 5 और 6 ग्रेटर देन 4 है वो इवन नंबर पर आ रहे हैं, इवन थ्रोस पर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है। क्या इतना समझ में आया सब बच्चों को? ठीक है। इसका मतलब क्या बनने वाला है यहाँ पर कि आपका कुल मिलाकर के बात है कि जब आप पहली बार थ्रो कर रहे हो तो आपका इवेंट ए होना चाहिए, दूसरी बार थ्रो कर रहे हो तो इवेंट क्या होना चाहिए? आपका बी होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? या फिर क्या सीन बन सकता है आपका कि हो सकता है कि पहली बार में 4 से छोटा ही नंबर आया हो सकता है दूसरी बार में भी 4 से छोटा नंबर आया हो
हो सकता है तीसरी बार में तो आना 4 से छोटा चाहिए हमको। हमको तो क्या चाहिए, चौथी बार में चाहिए हमको। समझ में आया कि नहीं आया? फिर यहाँ पर क्या है, कोई पहली बार में भी नहीं आया, दूसरी बार में भी नहीं आया, तीसरी में भी नहीं आया, चौथी में नहीं आया, पांचवी में नहीं आया, छठवीं में आना चाहिए फिर आपका। अरे क्या समझ में आया? आया बच्चों? इसका मतलब होता है इवन थ्रोज पर ग्रेटर देन 5 का आना, ग्रेटर देन 4 का आना। क्लियर है सारे बच्चों को? और ये जो इंडिपेंडेंट हैं लेस देन 4 और ग्रेटर देन 5, क्योंकि लेस देन 4 की अगर हम बात करें, लेस देन 4 की बात करें तो लेस देन 5, अगर अगर ग्रेटर देन 5 आता है तो लेस देन 4 की, सॉरी ग्रेटर देन 4 आता है तो लेस देन 4 की प्रोबेबिलिटी चेंज होती है क्या? नहीं होती है। और यदि ग्रेटर देन 4 आता है तो लेस देन की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती है, और अगर लेस देन आता है तो ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती है। तो इवेंट कैसे हो जाएंगे आपके बच्चों? ये इंडिपेंडेंट, क्योंकि थ्रोज भी एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हो रहे हैं, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। यहां से भी आप थोड़ा सा सीख सकते हो कि ये कैसी हो सकती है, आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, ए इंटू बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटू बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ये मतलब होता है। अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इनका इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मल्टीप्लीकेशन में। तो कितना हो जाएगा? पी ए इंटू पी बी प्लस पी ए का क्यूब इंटू पी बी प्लस पी ए की पावर 5 इंटू पी बी। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अच्छा, पी ए किसके बराबर बेटा? 2/3। तो यहां पर आ जाएगा आपका 2/3 आ जाएगा। पीबी, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी बच्चों आपकी? 1/3 प्लस 2/3 का क्यूब। पीबी कितना बच्चों आपका? 1/3 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2/3 की पावर 5। ये कितना बच्चों आपका? 1/3। और इस तरीके से प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। यहां तक कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो पूछो। अभी क्या बन गई? इनफाइनाइट जीपी, ये चलता रहेगा कार्यक्रम आपका। इनफाइनाइट जीपी बन गई। कॉमन रेशियो बोलना एक बार इसका, जो इसका कॉमन रेशियो वो हो जाएगा आपका 2/3 का स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू 1/3, दैट इज 2/9। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अपॉन कितना बच्चों? 1 माइनस आर। ए कितना बच्चों आपका? 2/9 अपॉन 1 माइनस आर। आर कितना बच्चों आपका? 4/9। तो हो जाएगा 2/9, ये हो जाएगा 5/9। 9 से 9 गया तो कितना आंसर आ जाएगा? 2/5। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? अरे बेटा कोई दिक्कत है क्या? पक्का? चलिए भाई, तो सुबह जा करके दोनों लोग क्या कह रहे थे मैडम से? गौरव और आयुष, तो क्या कंपनी देने गया था इसको? अरे वहीं खड़े होते दोनों, कुछ कर रहे थे घुसर पुसर ये। हाँ भाई बोलो, क्या आयुष, क्या दिक्कत आ गई तुमको? फिर यह झूठ बोल रहा है तू। हाँ, किसको? किसने दिया था? अरे हम ही बहुत होमवर्क देते हैं, वही करो ढंग से। आगे बात समझ में? और बोलो। अच्छा, कन्विंस तो ऐसे कर रहे थे यानी कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? अच्छा, मैम आज होमवर्क नहीं करके आया। अच्छा अच्छा, आज होमवर्क नहीं करके। देखो बच्चों, तुम अगर ये लग रहा है ना विकास सर प्रोबेबिलिटी का चैप्टर चल रहा है तो 10-10 क्वेश्चन, 8-8 क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में, नहीं। मेरा देने का तरीका अलग है। ये 8-8 क्वेश्चन देने का मतलब पूरा दिमाग को निचोड़ो उन पर। इसमें आज एकदम से 22 हो गई वो अलग बात है, ठीक है ना? बाकी मेरा मतलब यही है कि प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन घुस जाओ, ढंग से सोचो इवेंट को कि हो क्या रही है, वही तो समझना है इसके अंदर। नहीं फॉर्मूले तो छोटे मोटे फॉर्मूले इसके अंदर हैं, कितने से फॉर्मूले, ठीक है ना? देना बेटा, पेपर देना एक। अरे भाई आराम से आयुष, ठीक है बेटा? अब तबीयत सही रखना, मिस मत करना। अरे दोनों की एक जैसी खराब होती है, मैंने देख लिया पैटर्न इन लोगों का।
सीक्वेंस सीरीज बना देते हैं ये पूरा अच्छे से। हाँ बेटा क्या हुआ, किस बात पे झगड़ा हो रहा है? मैं करवा रहा हूँ ना, मैं झगड़े को निपटाता हूँ तुम्हारे को। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों आपका? 14.23। 14.23 14.23 क्या कह रहा है बच्चों? पहले ये सवाल को समझो ढंग से। 14.23 की बात करते हैं तो 14.23 कह रहा है कि a pair of unwise dice are rolled together till a sum of either 5 or 7 is obtained। हम एक डाइस के पेयर को बार बार क्या कर रहे हैं? थ्रो कर रहे हैं। जब तक थ्रो कर रहे हैं तब तक कि सम को क्या मिलना, क्या ना मिल जाए? 5 या 7 ना मिल जाए, ठीक है ना? हमको क्या चाहिए? 5 या 7 सम चाहिए। अच्छा 5 सम कब आएगा बताओ? 5 तब कब आएगा बताना एक बार, ठीक है ना? इसके लिए कौन कौन से केस बनेंगे बना लो पहले। सम इज 5, ठीक है ना? इसको बोल दो ए, सम इज 5, सम इज 5, ठीक है ना? 5 सम आए, राइट। दूसरा हो गया आपका सम इज 7, सम इज 7 यानी कि 7 सम हो गया। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है। अब यहां पर देखिए ध्यान से, सम इज 5 के लिए कौन कौन से केस हो जाएंगे इवेंट ए के अंदर? एक तो हो जाएगा 1 4, ठीक है ना? 4 1 हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा 2 3 और एक हो जाएगा 3 2 और तो कोई नहीं होगा। अगर बच्चों सम 7 चाहिए बेटा तो उस इवेंट में कौन कौन से केसेस आपके आएंगे? 1 6 आएगा और 6 1 आएगा, 2 5 आएगा और 5 2 आएगा। और कोई केस आएगा इसके अलावा? गुड, वेरी गुड। यानी कि आपका एक 3 4 वाला पेयर रह चुका है, छूट गया था। 4 बाय 4 3। और कोई आएगा क्या? ओके राइट। अच्छा इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों आपकी? कितनी है? 4 बाई 36। अच्छा बी की प्रोबेबिलिटी कितनी बच्चों आपकी? 6 बाई 36। यानी ए की प्रोबेबिलिटी 4 बाई 36 है। यानी ए की प्रोबेबिलिटी को लिख सकते हो कितना? 1 बाई 9। या ऐसे रहने दो, काटो मत, ठीक है? अच्छा सम ना तो 5 आ रहा है ना ही 7 आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी बताओ? हाँ मतलब सम सी को मान लो सम इज नाइदर 5, सम इज नाइदर 5 नॉर 7। सम ना तो 5 होना चाहिए ना ही क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी? 1 माइनस कितना, इसको हटा दो आप, या तो 5 आए उसकी प्रोबेबिलिटी को हटा दो या 7 आए उसकी प्रोबेबिलिटी को हटा दो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों आपका? 26 बाई 36 आ जाएगा। क्या तक कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 कम्स बिफोर 7। यानी 5 जो है वो 7 से पहले आना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है कि भैया पहली बार में क्या आ गया? 5 आ गया, ठीक है ना? पहली बार में क्या आ गया? 5। अब मान चलो पहली बार में 5 नहीं आया तो 7 भी नहीं आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? 7 नहीं आना चाहिए तो क्या होगा फिर आपका? 5 आया नहीं है, 7 भी नहीं आया है, तो क्या आया होगा? टी हुआ होगा और फिर 5 आ गया होगा। 7 को तो आने ही नहीं देना ना, 5 जो है 7 से पहले आना चाहिए। पहली बार में 5 आ गया तो बहुत अच्छी बात है। पहली बार में 5 नहीं आया तो सी आएगा ना। 7 चाहिए ही नहीं हमको भाई। अगर 7 आ गया तो फिर तो मामला गड़बड़ है, वो तो चाहिए नहीं हमको। फिर दूसरी बार में 5 आ सकता है। फिर क्या हो सकता है बच्चों? ना तो पहली बार में 5 आया, 7 आना नहीं चाहिए वैसे भी। दूसरी बार में 5 नहीं आया, 7 भी नहीं आना चाहिए। और फिर क्या आ जाए आपका? 5 आ जाए। मतलब 7 का तो कोई चॉइस ही नहीं छोड़ा उसने ना। मतलब ये तो ये वाली बात हुई, 7 आने नहीं चाहिए किसी भी थ्रो में, तो ये वाली बात हो गई ना, ठीक है ना? चलिए 5 नहीं आया, फिर 5 नहीं आया, फिर 5 नहीं आया और फिर 5 आके लपक गए आप। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये प्रोग्राम तो चलता रहेगा आपका।
और 5 का आना, 7 का आना, तो ये कैसी है आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। कैसे? बहुत सारे आपके क्या हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं यहाँ पर, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट है, मोर देन वन एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना, एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे चेंज हो नहीं रही है आपकी, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे ये दोनों, 5 का आना 7 का आना, 5 और 7 दोनों का नहीं आना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू क्या हो जाएगा बच्चों आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू क्या हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा, आप इस बात को समझ पा रहे हो कि ये इंटरसेक्शन है बीच में, सी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, तो है इंडिपेंडेंट इवेंट, तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे आपकी मल्टीप्लीकेशन में, राइट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है बेटा आपकी 1 बाई, बस ऐसे मतलब 4/36 में चलते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 4/36 प्लस ये कितना आ जाएगा आपका बच्चों, हाँ कितना आएगा बच्चों बोलो 26/36 इंटू 4/36 प्लस कितना है खुशबू बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना, ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का स्क्वायर यानी कि 26/36 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना बच्चों आपका 4/36 प्लस कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 26/36 का क्यूब आएगा बेटा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4/36 आएगा। क्या यहाँ तक कहानी समझ में आई सब बच्चों को? यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। आयुष पक्का क्लियर है सारे बच्चों को? अच्छा, तो इनफाइनाइट जीपी हो गई भाई, पहला टर्म ये हो जाएगा, कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा इसका 26/36, तो पहला टर्म क्या हो गया 4/36 ए अपॉन 1 माइनस आर 36, तो कितना आंसर आएगा 4/36, और यहां पर आ जाएगा 36 माइनस 26/36, 4 अपॉन कितना आ जाएगा 10, 2 बाई कितना आ जाएगा 5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, हाँ जी, क्या बेटा? अगर हम इसे ए बार और बी बार की फॉर्म में लिखते हैं, ए भी नहीं आना चाहिए, बी वाला भी नहीं आना चाहिए, हाँ तो इंटरसेक्शन लगेगा भी नहीं, नॉर है ना यहाँ पर। अच्छा, सम इज नाइदर 5 और 7 कर लो बेटा इसको, जैसे मैंने और लगाया यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ना तो 5 आना चाहिए, ना ही 7 आना चाहिए, ना ही 5 और 5 एंड 7, तो ठीक लग रहा था। सम इज नाइदर 5 नॉर 7, बेटा नॉर ही ठीक लग रहा, आ इधर के साथ और लगता है, या एक काम करते हैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करते हैं, वैसे वो ठीक था बेटा, उसमें दिक्कत नहीं थी। अगर तुमने इंटरसेक्शन लगाया, क्या ओ पूरा मामला गड़बड़ा दिया, एक सेकंड, मैंने तो सही लिखा था, तुम लोग हो ना, हाँ अब बोलो, अब क्या कहना चाहते हैं? हाँ बेटा ए बार और बी बार, ठीक है ना, ये तुम्हारा यही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्या आपका पी ए बार यूनियन बी बार, ए नहीं होना चाहिए और बी नहीं होना चाहिए। यूनियन का मतलब पता क्या होता है कि इन दोनों में से कम कोई एक तो होना ही नहीं चाहिए, या दोनों ही ना हो, मस्त समझे बात को। अगर आप इंटरसेक्शन लगाते हो इसका मतलब क्या होता है कि ए भी नहीं होना चाहिए एंड बी भी नहीं होना चाहिए, तो उस केस में पता क्या होता है, उस केस में अगर बी नहीं हुआ ए हो गया तो वो उस केस में आ जाता है, समझे बात को। मतलब ए बार इंटरसेक्शन बी बार मतलब ए भी नहीं होना चाहिए और बी भी नहीं होना
चाहिए। ये उस केस को वॉयलेट करता है कि अगर ए नहीं हुआ क्या पता बी हो जाए, ए हो गया क्या पता बी ना हो। हमको क्या चाहिए, ए नहीं होना चाहिए एंड बी नहीं होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन लगाते हैं। बट यहां पर हमको क्या चाहिए था, ए बी ना हो, मतलब या तो ए ना हो या बी ना हो या फिर दोनों ना हो। है सब ठीक है यार, पता नहीं तुम क्या ही तुम्हारा नाम हो, नहीं समझे बात को क्या, पक्का। और बच्चे और कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो भाई 14.24 पे आ जाओ। अरे भाई इधर आ जाओ। एन अनवाइज नॉर्मल कॉइन इज टॉस एन टाइम्स, ठीक है, एन टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, राइट। लेट इवन इवेंट दैट बोथ हेड एंड टेल आर प्रेजेंट इन एन टॉसेस। इवन क्या कह रहा है कि इवन बोल रहे, एक बार क्या बोल रहा है बच्चों आप लोगों से, इवन बोले एक बार। बोथ हेड एंड टेल आर प्रेजेंट इन एन टॉसेस, ठीक है ना। E2 क्या बच्चों आपका, हेड एटमोस्ट वन। और कोई है इवेंट, और कोई इवेंट नहीं है ना। आपका पूछ रहा है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन फॉर E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट। E1 E2 क्या होंगे, इंडिपेंडेंट, तो एन की वैल्यू क्या होगी। आपके लिए एक इक्वेशन उसने दे दी, एक इंफॉर्मेशन और दे दी है कि पी E1 इंटरसेक्शन E2 जो है वो किसके बराबर बच्चों आपका, पी E1 इंटू पी E2। इसके लिए आपको ये दोनों प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, E1 और E2 की और इंटरसेक्शन की। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए भाई E1 की प्रोबेबिलिटी निकालो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब आप जब एन ट्रायल्स कर रहे हो, कितने ट्राई कर रहे हो, एन ट्रायल्स कर रहे हो, उसमें हेड भी आएगा और क्या आएगा, टेल भी आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, हेड भी आएगा और क्या आएगा आपका, टेल भी आएगा, राइट। अब हेड कितना आएगा टेल कितनी आएगा ये कोई जरूरी नहीं, एक बार भी हेड आ गया और n-1 टाइम्स टेल आ गया तो वो अपना पास हो गया कार्यक्रम। समझ में आया कि नहीं आया। कार्यक्रम कौन सा पास नहीं हो रहा है, जब n बार हेड आ गया या n बार क्या चुका है, टेल आ चुका है, तो कार्यक्रम फेल है आपका। समझ में आया कि नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, E1 की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 में से वो कैसे हटा देते हैं, जब आपका या तो n टाइम्स हेड ही आया है या फिर n टाइम्स क्या आया है, टेल ही आया है। समझे बात को, तो क्या देगा आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 देगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा गौरव। अच्छा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस या तो हेड ही आया है, ठीक है ना, या तो हेड ही आया है, ही आया है, या फिर क्या आया बच्चों आपका, टेल आया है। हट नहीं है झोंपड़ी, या तो हेड आया या फिर क्या आया आपका, टेल आया है। तो इसका मतलब वही वाली कहानी होगी अभी वाली कि 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। हेड एंड टेल तो इसमें क्या होगा आपका, 0। अगर आप ये कहना चाहोगे माइनस साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ हेड एंड टेल तो होगा ही नहीं इसके अंदर, होगा क्या, नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा आपका इसकी प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगा आपका 1 माइनस। अब सिंपल सी बात है, एन ट्रायल्स कर रहे हैं, एक ट्रायल में हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2, तो एन ट्रायल्स में कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/2 की पावर n। और ये भी कितना हो जाएगा, अगर टेल आएगा n बार तो 1/2 की पावर n, और ये कितना हो जाएगा आपका 0। यहां तक कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो पूछें जल्दी से, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो गया कार्यक्रम कितना 2/2 की पावर n, तो फाइनली आ जाएगा 1/2 की पावर n-1। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालते हैं, क्या निकालते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। E2 जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अभी कह रहा है कि हेड एटमोस्ट 1 टाइम्स आना चाहिए, मतलब हेड एटमोस्ट 1 टाइम्स आना चाहिए, तो हेड क्या होगा, आई ना, या एक बार आए। अगर हेड नहीं आया मतलब हेड आया ही नहीं है, 0 बार आया है, या फिर क्या कि हेड एक बार आया है, क्लियर है।
अब हेड 0 बार आया है, मतलब टेल ही टेल आया है, फिर तो क्या हो जाएगा 1/2 n हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? प्लस हेड एक बार आया है, बट जब आप n ट्रायल्स कर रहे हो, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, जब आप n ट्रायल्स कर रहे हो तो हेड कौन सी पोजीशन पर आया है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी? तो वो तो हमको सेलेक्ट, कौन बोला लास्ट? वो तो हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। भाई जब n बार थ्रो करोगे तो कितनी पोजीशन बनेगी? n पोजीशन। तो n में से कोई एक पोजीशन, मतलब केसेस बन जाएंगे, पहली पाया तो, दूसरी पाया हो तो, इस तरीके से केसेस बनेंगे आपके। तो हमको क्या करना पड़ेगा, n में से एक ट्रायल सेलेक्ट करना पड़ेगा हेड के लिए, और हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी बच्चों आपकी 1/2। बाकी n-1 टाइम्स तो क्या आया होगा, टेल आया होगा। अब उसके लिए कोई पोजीशन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर अगर हेड को बैठा दिए तो बाकी जगह क्या ही बैठेगा आपका, टेल बैठेगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है ना? चलो, तो कितना हो जाएगा आपका 1/2 की पावर कितना, n-1। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं? इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 1/2 की पावर n, nc1 होता है n इंटू ये कितना 1/2 की पावर n, तो ये कितना हो गया n प्लस 1 अपॉन कितना 2 की पावर n। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2। क्लियर है? अब निकालो E1 इंटरसेक्शन E2। E1 इंटरसेक्शन E2 क्या है बोलो, बताना एक बार, गौरव बताना बेटा, E1 इंटरसेक्शन E2 क्या आएगा? आयुष बताना बेटा, E1 इंटरसेक्शन E2 क्या आएगा? अरे भैया सोचने की जरूरत नहीं, मैं तो थ्योरेटिकल पूछ रहा हूं, आप समझे ही नहीं। भाई करने से, इसमें सवाल को करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल को समझना इंपॉर्टेंट है। लग गए कॉपी पेन कब चलेगा, जब सवाल समझ में आएगा, इवन समझ में आएगी। हाँ बताओ आयुष, E1 इंटरसेक्शन E2, मैं फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, क्यों मल्टीप्लाई हो जाएंगे? अरे यार, तो E1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब क्या है ये बता दे बस मुझे, तो हिंदी में बता दे, हिंदी में। सुनो मेरी बात, इंटरसेक्शन का मतलब कि दोनों इवेंट होना चाहिए उसके अंदर, दोनों इवेंट होना चाहिए, यानी कि इवन इवेंट क्या है बताओ? इवन इवेंट है कि बोथ हेड एंड टेल आर प्रेजेंट इन एन टॉसेस, मतलब उसके अंदर हेड भी आ रहे हैं, चाहे हेड एक बार आए चाहे दो बार आए, बाकी टाइम टेल आ जाए, टेल एक दो बार आए बाकी हेड आ जाए, मतलब हेड भी आ रहा है टेल, मार्केट में सब अवेलेबल है, राइट। और E2 क्या कर रहा है, एटमोस्ट हेड कितनी बार आना चाहिए, एक बार आना चाहिए। तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो कौन सा केस आएगा कि एक बार हेड आ जाए ऊपर। अगर आप जीरो, ये तो जीरो हेड और एक हेड को कंसिडर कर रहा है आपका, जीरो हेड वाला ऊपर वाले में नहीं आएगा। समझे बात को नहीं समझे? क्लियर है? तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, एक हेड आ जाए बाकी n-1 टाइम्स क्या आएगा आपका, टेल आएगा। बोलो क्लियर हुआ सारे बच्चों को? तो इस वजह से बच्चों जो E1 इंटरसेक्शन E2 है, ठीक है ना, यानी कि E1 इंटरसेक्शन E2 की अगर मैं बात करता हूं तो वो कितना हो जाएगा बच्चों आपका, क्या हो जाएगा, वन हेड अकर्स, क्या हो जाएगा बच्चों, वन हेड अकर्स, वन हेड अकर्स एंड n-1 टेल अकर्स। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? अब फिर यहाँ एक परेशानी आ गई कि सर जो वन हेड आएगा वो किस पोजीशन पर आएगा ये तो बताओ हमको। तो पोजीशन सेलेक्ट करना पड़ेगा, nc1 करना पड़ेगा, n पोजीशन है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2, फिर बाकी जगह तो टेल ही आएगा n-1 टाइम्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2 की पावर n-। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, n/2 की पावर n। क्या ये बात क्या सबको समझ में आई बेटा? कोई डाउट है आयुष? पक्का? यहां तक आया कि नहीं है? ठीक है ना, ये समझ में आया सबको? ओके, अब कोई दिक्कत यहां तक, राइट। अब उसने क्या बोला है कि आपकी इवेंट्स कैसी है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हमको निकालने को बोला गया क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। इसका मतलब इंडिपेंडेंट है तो ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो होगा यहाँ पर, यानी कि साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ E1 एंड E2 इज इक्वल्स टू, आप इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई आप कर दीजिए यहाँ पर। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, ठीक है।
साइमल्टेनियस अकरेंस कितना बच्चों, n अपॉन टू की पावर n। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को लिख लो एक बार। यहाँ पर कितना आ रहा है आपका, E1 का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1 माइनस 1 अपॉन टू की पावर n माइनस 1 इंटू E2 का प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है आपका, n प्लस 1 अपॉन कितना आ रहा है, टू की पावर n। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। ये कितना आ जाएगा, n अपॉन टू की पावर n इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, टू की पावर n माइनस 1 माइनस 1, और कितना हो जाएगा, टू की पावर n माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन कितना, टू की पावर n, टू की पावर n से टू की पावर n कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, n इंटू टू की पावर n माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा, मल्टीप्लाई करो n इंटू टू की पावर n माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, प्लस कितना होगा, टू की पावर n माइनस 1 माइनस n हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 1, यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट, तो टू की पावर n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3। पुट करके देख, हिट एंड ट्रायल से होगा ये आपका, 3 पुट करना है एक बार, 4, कोई सेटिस्फाई कर रहा है आप, थोड़ा हिट एंड ट्रायल से जाए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन अलजेब्रिक आ गया ना आपका, ठीक है। तो कितने ट्रायल्स होंगे आपके इस केस में, 4 ट्रायल्स होंगे। क्या इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को, पक्का क्लियर है 100% ना? चलिए बेटा फटाफट से एक्सरसाइज के डाउट बता दो, उनको भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, इधर आ जाओ भाई होशियार बच्चों। In a bag there are 6 balls of which 3 are white and 3 are black. They are drawn successfully with replacement. What is the chance that the colors are? ये किसने पूछा है पहले तो ये हाँ, तो प्लीज मैं समझा दो। अब किसी अनपढ़ के सामने ये वाली बात बोलेगा, सुन एक बात में सुन, अनपढ़ के सामने ये वाली बात बोलेगा, वो तो कहेगा सर टीचर ने ही नहीं पढ़ाया है ना। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, हाँ तो दोबारा डालना नहीं आता तुझे, नहीं आता क्या है, बेशरम, कितना बड़ा गधा है तू। सर ये जो 2 आ गया, पिछले क्वेश्चन 3 था सर, ये 3 समझ में नहीं आएगा, 3 का मतलब क्या होता है, ऐसी बातें कर रहा है नालायक। यार रहने दो भाई, रहने दो, तुम प्रोबेबिलिटी मत बनाओ। इन अ बैग देयर आर 6 balls, 6 balls, 6 balls of which 3 are white and 3 are black। 6 balls है भाई, 3 white है बेटा और 3 क्या है, ब्लैक, ठीक। 6 balls है, इनमें 3 white है बच्चों, और क्या है बच्चों, 3 ब्लैक है बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम बॉल निकाल रहे हैं भाई गौरव, और रिप्लेसमेंट के साथ है, और अल्टरनेट कलर क्या आना चाहिए। देख गधा अब खुद बोलेगा, गधा करता ही नहीं क्वेश्चन, जा करके यहाँ जा खड़ा हो जाता है, सर मुझसे नहीं हुआ सवाल। एक तो ये बच्चे मत आया करो, मुझसे नहीं हुआ सवाल है। अरे भैया जब यही क्वेश्चन नहीं हुआ तो और कहां से क्वेश्चन हो जाएंगे। व्हाइट व्हाइट ब्लैक कितनी निकालनी है, 6 की 6 निकालनी है क्या, अल्टरनेट अलग कर, वो तो मैंने कर दिया। सब निकालनी है क्या, सब निकालनी, व्हाइट ब्लैक व्हाइट 1 2 3 4 5 और ब्लैक, या फिर हो सकता है क्या, ब्लैक व्हाइट, उल्टा इसने काम आसान किया हमारा रिप्लेसमेंट के साथ में, व्हाइट ब्लैक व्हाइट 1 2 3 4 ब्लैक 1 2 3 4 5 व्हाइट 6। समझ में आया कि नहीं आया? अब रिप्लेसमेंट के साथ है, इंडिपेंडेंट इवेंट से एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हो रहे हैं आपके, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी इंटू, मैं एक बार व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी बार आ रही है, 3 बार, ठीक है ना, तो इसका क्यूब कर देता हूं, क्योंकि व्हाइट की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी, क्यों,
क्योंकि इसमें रिप्लेसमेंट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो गया बच्चों आपका? रिप्लेसमेंट हो गया। वापस से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी तो वही रहने वाली, वापस से ब्लैक की प्रोबेबिलिटी भी वही रहने वाली। तो यहां पर क्या जाएगा? ब्लैक की प्रोबेबिलिटी का क्यूब। तो इसको डबल ही कर देते हैं हम लोग, वो भी सेम ही कहानी उधर वाली भी, ठीक है ना। तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी बच्चों आपकी? 1/6। हाँ 3/6, 3/6 बोलो ना, 1/2 का क्यूब इंटू 1/2 का क्यूब। क्या आंसर नहीं आ रहा क्या इसका? आयुष यार मेहनत कर बेटा, मेहनत करो, बस ये काम चलेगा बेटा। दिक्कत कहाँ आ रही है वो बता ना, अभी तो क्लास चल देकर अभी डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, in 10 trials of an experiment if the probability of getting 4 success is maximum। इसको छोड़ दो यार अभी, क्वेश्चन नंबर 6 को आउट ऑफ द सिलेबस है, इसको बाद में पढ़ाऊंगा बेटा मैं, है ना, बाद में। 9 आ जाओ, 9। सिलेबस आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, क्वेश्चन सिलेबस का ही है, बट ये चीज बाद में आएगी, ठीक है ना, तब बताऊंगा इसको। बाइनोमियल का यूज होगा उसके अंदर, थोड़ा डिफरेंशिएशन का भी यूज होगा उसमें। A binary number is made up of 8 digits. 8 digits. Suppose that the probability of an incorrect digit appear is p। ठीक है ना। अब इधर देखें, एक बाइनरी नंबर है बच्चों, ठीक है ना, एक बाइनरी नंबर है हमारे पास, और बाइनरी नंबर के अंदर कितने डिजिट आ रहे हैं बच्चों आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। बाइनरी नंबर के अंदर 8 डिजिट्स हैं, ठीक है ना, और उसमें हर एक डिजिट में करेक्ट डिजिट आई। कहां गया क्वेश्चन? अच्छा, सपोज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इनकरेक्ट डिजिट अपियरिंग इज p/2, यानी कि इनकरेक्ट डिजिट आने की जो प्रोबेबिलिटी है किसकी बच्चों? इनकरेक्ट डिजिट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बराबर है बच्चों आपकी? किसके बराबर बोलो फटाफट से? p के बराबर बेटा। किसके बराबर है? p के, ठीक है ना। अगर इनकरेक्ट की p के बराबर है तो करेक्ट डिजिट आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी बताइए फटाफट से? इनकरेक्ट का मतलब गलत। नहीं सर, हाँ। गलत कौन सी होगी और सही कौन सी होगी? वो तो मुझे भी नहीं पता है। वो अभी देख लेते, क्वेश्चन बोला हुआ कुछ ना कुछ तो है। हाँ ये सब चेक कर रहे। ओ भाई मैंने भी CS से इंजीनियरिंग किया हुआ है, ठीक है ना। मेरा एक सपना था बहुत बड़ा प्रोग्रामर बनने का, ठीक है ना। सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। अब इतना नहीं सोचना है, इतना सोचना है कि जो कुछ भी सही है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? p। और हाँ, जो कुछ भी सही है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - p, और जो कुछ भी गलत है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी? p। समझ में आया कि नहीं आया? बट इतना ही सोचना, अब क्या गलत क्या सही देखा जाएगा बाद में, हमको से कोई मतलब नहीं है क्या गलत क्या सही। जो गलत है उसकी प्रोबेबिलिटी p है, और जो सही है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - p। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, and the errors in different digits are independent of each other, then find the probability of forming an incorrect number। इनकरेक्ट नंबर कैसे बनेगा बताओ? इनकरेक्ट नंबर बनेगा अगर इन 8 डिजिट पर भी एक जगह पर इनकरेक्ट डिजिट आ जाए। समझे कि नहीं समझे बात को? अगर इन 8 प्लेसेस पर इनकरेक्ट डिजिट एक जगह भी आ गई, नंबर गया क्या? इनकरेक्ट। हमको क्या निकालना है? इनकरेक्ट नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक काम करते हैं, टोटल में से वो केस हटा देते हैं जो नंबर हमेशा करेक्ट जाएगा आपका। आया कि नहीं आया? नंबर हमेशा करेक्ट कब जाएगा? जब हर प्लेस पर सही डिजिट जाके बैठेगी। क्लियर है सारे बच्चों को? जब हर प्लेस पर सही डिजिट जाके बैठे, पहले प्लेस पर डिजिट जाके सही बैठी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बच्चों? p। p है भाई। हाँ पेन समझ में आया कि नहीं आया बेटा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ,
मतलब हमको क्या बनाना है, नंबर को क्या बनाना है, नंबर को बनाना क्या इनकरेक्ट। नंबर इनकरेक्ट कब बनेगा, जब एक भी डिजिट इनकरेक्ट हो गई, 2 डिजिट इनकरेक्ट होंगे तो होगा, साफ साफ होगा, सीधे में हो जाएगा। तो एक काम करेंगे, 1 माइनस जब सारी डिजिट्स पर क्या जाए, करेक्ट डिजिट चली जाए, सारे प्लेस पर करेक्ट डिजिट जाए, तो करेक्ट डिजिट, अब मान लो फर्स्ट प्लेस पर करेक्ट डिजिट जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 माइनस पी। इसी तरीके से दूसरे प्लेस पर करेक्ट डिजिट जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 माइनस पी। इस तरीके से 8वें प्लेस पर करेक्ट डिजिट जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 माइनस पी। तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 माइनस पी की पावर कितना बेटा, एन। 8 होगा, वो तो मैं समझ गया। है क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को, क्लियर है, ठीक है। 9 10 पर आ जाए एक बार। The probability of India winning a test match against West Indies is 1/2. अरे मैं बता रहा हूँ, आयुष का नहीं, मेरा डाउट है, बोलो। अभी मैं पूछता हूँ तुम लोगों से, रुको। हाँ मेरा अच्छा, इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, ये तो 100% ही कर देना चाहिए इसको। पाकिस्तान से होना चाहिए था, 100% ही हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग अ टेस्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इज 1/2, अज्यूमिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैच टू मैच। ठीक है, इंडिपेंडेंस है प्रोग्राम, मतलब ऐसा नहीं कि पहला मैच हार गए तो दबाव में आ गए, नहीं, कोई दबाव में नहीं आ रहा है। दूसरा मैच एकदम फ्रेश तरीके से खेलेंगे, मान के 2 लगातार मैच हार गया, कोई दबाव में नहीं आएगा। तीसरा मैच एकदम ऐसे खेलेंगे जैसे पहली बार खेल रहे हैं, ठीक है ना, इसका मतलब ये है। चलिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ मैच सीरीज इंडिया सेकंड विन अकर्स एट द थर्ड टेस्ट। इंडिया की सेकंड विन कहां आनी चाहिए, थर्ड टेस्ट पर आनी चाहिए। इसका मतलब जिताना तो इंडिया को ही है। सेकंड विन अगर थर्ड टेस्ट पर आएगी तो क्या सीन बनेगा, कि पहली क्या हो सकता है, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, तो मतलब पहला बिन कर जाए, मतलब वो कह रहा है कि इंडिया की जो तीसरी बिन है वो तीसरे नंबर पर आनी चाहिए, दूसरी बिन, हाँ, इंडिया की दूसरी बिन तीसरे नंबर पर तीसरे मैच में आनी चाहिए, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। इंडिया की दूसरी बिन तीसरे मैच में आनी चाहिए, इसका मतलब ये पहले 2 मैच में एक तो जीता एक हारा है, ये कंफर्म है, एक जीता एक हारा। अब कौन सा जीता कौन सा हारा उसके लिए केस बना लो। मान चलो पहला जीत गया, दूसरा हार गया, और तीसरा क्या कर गया, वो विन कर गया। समझ में आया कि नहीं आया, या फिर क्या हो सकता है, पहला लूज कर गया, दूसरा विन कर गया, और तीसरा तो विन उसको कर गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब विन करना लूज करना तीनों मैचेस का क्या है, इंडिपेंडेंट, तो क्या हो जाएगा, वो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, अरे कोई दिक्कत है क्या बेटा, तो क्या आंसर आ जाएगा बताओ फटाफट से, 1/4 आ जाएगा, ठीक है, 1/4 इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए, 1/8 पूरा करना पड़ेगा, अभी आयुष कहते कि 1/4 कैसे आए, अरे मैं तो ऐसे, क्लास में माहौल थोड़ा ठीक रहना चाहिए ना, पता लगा कि एकदम, बस को ना तो टीचर को कुछ पता लगता है, नहीं बच्चे को समझ में आता है, नहीं तो तुम 2 आवर्स बैठ ही नहीं पाओगे ना। अगर मैं कुछ ज्यादा सीरियस बात करने लग जाऊंगा तो। चलिए भाई आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों आपका, 11। तो गौरव कुमार, ये क्यों नहीं हुआ तुमसे क्वेश्चन, गौरव पढ़ रहा है अभी, क्यों नहीं हुआ। 3 persons A, B and C in order cut a pack of cars, replacing them after each cut on the condition that the first who cut a speed shall win the prize. Find their respective chances. इसका मतलब समझते हो क्या है, ऐसा तुम बचपन, मेरे हिसाब से मेरे समझ में आ रहा है क्वेश्चन को देख करके, वही आ रहा है कि बचपन में जब आप खेले में जैसे ताश के पत्ते रख दिए, अब भाई एक एक करके उठाएंगे, 3 बच्चे बैठ गए और बीच में रख दिया ताश की गड्डी, ठीक है, जिसका सबसे पहले हुक्म आएगा वो जीतेगा। समझो बात का, क्वेश्चन क्या करा आप लोगों से, आपने पत्ता निकाला, मेरा हुक्म नहीं आया, रख दे भाई वापस, तू निकाल,
समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से गेम चल रहा है। समझे कि नहीं समझे बात को? हाँ, किसको? भाई मान के चलो मैं जी भाई, पता आ जाएगा ना हुक्म का। मान चल मैं बैठा हूँ, यहाँ आयुष बैठा है, यहाँ गौरव बैठा हुआ है, मान चल इधर 3 लोग बैठे हुए हैं, मुझे जीतना है, मान के चल पहली बार मैंने उठाया, वही हुक्म आ गया, गेम तो वहीं खत्म हो गया ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि मुझे गौरव को जिताना है सेकंड नंबर, तो ताश का पत्ता किधर निकलना चाहिए? सेकंड पर निकलना चाहिए। अब मुझे किसको जिताना है? आयुष को, तो हम दोनों का नहीं निकलेगा, उस पर जाकर निकल के जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गेम ये है, समझे गेम को? ठीक है ना? तो अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या सीन बनने वाला है कि अगर एबीसी 3 लोग हैं, एबीसी 3 लोग हैं, ठीक है ना? अगर ए जीत जाए, क्या जीत जाए? ए, तो ए जीतेगा तो क्या सीन बनने वाला है? पहले ए को जिताते हैं, बी और सी को तो हराना ही पड़ेगा ना। मैं ए को जिता रहा हूं भाई, तुम बी और सी को तुम खुद जिता लेना, ठीक है ना? ए विन्स की बात कर रहा हूं मैं। ए विन कब करेगा देखो बताओ, और ऑर्डर भी यही रखना है कि पहले ए निकालेगा पत्ता, आज ए जीत गया है तो भाई अब जीत गया, चलो उठो यहां से, निकलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ऐसा भी तो सकता है अब ए नहीं जीता है, बी भी नहीं, बी को तो जिताना ही नहीं, बी और सी को, तो अभी एक ही विन की बात हो रही है भाई, बी और सी को तो फिर ए का नंबर आएगा ना घूम करके। नहीं समझे बात को? ए का नंबर आएगा घूम करके, फिर क्या हमको तो ए को जिताना है पहले, तो ए नहीं जीता, बी नहीं जीता, सी भी नहीं जीतना, फिर ए नहीं जीता मान के चलो, फिर बी नहीं जीता, फिर सी नहीं जीता, फिर ए जीतना चाहिए। ए को, ए के विन की प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है, जब बी के विन की बारी आएगी तो उसको जिताएंगे, फिर सबको हराएंगे, ठीक है ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब तो निकाल दोगे इसको, इनफाइनाइट जीपी बनेगा भाई, ये हो जाएगा सब बच्चों से, बोलो बेटा हो जाएगा ना? हो जाएगा ना बेटा? नहीं होगा अभी भी? गुड। देखो पी, ए जीत गया, ए नहीं जीता, बी नहीं जीता, सी नहीं जीता, अगेन ए जीत गया। यहां पर ए नहीं जीता का स्क्वायर 2 बार आ गया, बी नहीं जीता का स्क्वायर 2 बार आ गया, सी नहीं जीता का स्क्वायर 2 बार आ रहा, और जीता का स्क्वायर नहीं होगा, जीता तो एक ही बार है। क्लियर हुआ यहां तक? रेयान क्लियर हुआ बेटा? यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अच्छा वो 1/3 1/3 1/3 होगा तो सुनो। अच्छा स्पेयर जिसका आएगा उसकी कहानी है, स्पेयर, ए को स्पेयर दिलाना है हमको, ए को स्पेयर दिलाना है, तो स्पेयर की प्रोबेबिलिटी बोलो फटाफट से, 13/52, तो कितना हो जाएगा 1/4, और ए बार हो चाहे बी बार हो चाहे सी बार हो, उनकी प्रोबेबिलिटी तो 3/4 ही होगी, तो स्पेयर नहीं आ रहा है वहां पर। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया बेटा? तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा कितना, 1/4 प्लस 3/4 इंटू 1/4, सॉरी 3/4 इंटू 3/4, 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू कितना 1/4, यहां पर कितना हो जाएगा 3/4 की पावर कितना, सब 3/4 है, 2 2 4 6 हो जाएगा ना, और 1/4 ऐसे चलेगा कार्यक्रम आपका। बोलो हाँ है ना बेटा? तो बोलो बेटा, ठीक है ना? तो अब यहां पर क्या बन जाएगा, ये इनफाइनाइट जीपी बन गया। अच्छा इसका ए कितना, फर्स्ट टाइम कितना 1/4, कॉमन रेशियो बोलना एक बार, 3/4 की पावर 3, आंसर कितना आएगा, ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, 1 माइनस 3/4 का क्यूब, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ए के बिन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? अब किसको जिताना है, बी को, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ए हारना चाहिए और बी को जिता दो पहली बार, फिर क्या होगा, जो जीतेगा गेम वही खत्म है भाई, ठीक है ना? इसलिए आगे बढ़ाते नहीं उस प्रोसेस को, ए नहीं जीता, बी नहीं जीता, सी भी नहीं जीतना चाहिए, ए भी नहीं जीतना चाहिए, फिर बी जीत गया, ऐसे होगा। ये बी किसकी बात हो रही है, बी बिन्स, बी जीतना चाहिए यहां पर, ऐसे सी का चलेगा कार्यक्रम। क्या बच्चों आपको प्रोसेस समझ में आ गया, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? पक्का? 11 12 को देखें,
चलो खुद ही कर लेना, आगे पढ़ाना है मुझे ना, लाइक को डिस्कशन निकाल दे तो टाइम। चलो कराता हूँ, और तो क्या है। A bag contains a white and B black balls। बेटा लंबा खींचूंगा, ध्यान रखना लेक्चर को, अगर मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। तुम्हारे ऊपर डाउट कम पूछोगे, और अभी भी अगर चिल्लाओगे ना कि डाउट बच्चे डाउट बच्चे, इतने डाउट क्लास में डिस्कस होते हैं, हमेशा इंडिविजुअल डाउट बच्चे हैं। इस और क्या इंडिविजुअल डाउट है इसके अलावा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? अ बैग कंटेन्स ए व्हाइट एंड बी ब्लैक बॉल्स। एक बैग है, उसमें ए व्हाइट है और बी ब्लैक बॉल्स है, ठीक है ना। ए व्हाइट, ठीक है ना, और बी क्या है बच्चों आपके पास? ब्लैक बॉल्स है, ठीक है ना। ए व्हाइट है और बी ब्लैक बॉल्स है। टू प्लेयर्स ए एंड बी अल्टरनेटिवली ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम द बैग। निकालते हैं, देखते हैं, वापस से रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ो आप। रिप्लेसिंग द बॉल ईच टाइम आफ्टर द ड्रॉ टिल वन ऑफ देम ड्रॉ अ व्हाइट बॉल विंस द गेम। जो सबसे पहले सफेद बॉल को निकालेगा वही गेम जीत जाएगा। वही है बच्चों वाला गेम। मान के चलो, ब्लॉक थैला बीच में रख लिया है, दो बच्चे आमने सामने बैठ गए, एक ने बॉल निकाली, मान के चलो व्हाइट नहीं आई तो ब्लैक आई होगी, वापस डाल दी हैं, फिर दूसरे ने निकाली, सामने जो बैठा हुआ उसकी व्हाइट नहीं आई। कहने का मतलब ये है कि जिसकी व्हाइट सबसे पहले आएगी वो जीतेगा गेम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये क्या कह रहा है? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द गेम इज थ्राइस दैट ऑफ बी देन ए रेशो बी। सिंपल सी बात है, पहले ए के विन होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी निकालनी है? ए को जितवाना है। सेम क्वेश्चन हो गया। अच्छा, व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए फटाफट से। व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी ए अपॉन कितनी हो जाएगी, और ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों आपकी? बी अपॉन ए प्लस बी, राइट। अच्छा, ए को बिन करवाना है, क्या करना है बच्चों? ए को बिन करवाना है। तो ए को बिन करवाना है तो ए के पास पहले से व्हाइट निकल जाए, जीत जाएगा वो। अगर पहले व्हाइट ना निकला तो बी जो बैठा उसको तो निकलना ही नहीं चाहिए, फिर ए के पास निकल जाए। ए के पास नहीं निकला, बी के पास नहीं, ए के पास निकल जाए, फिर क्योंकि जब बिन करेगा गेम वही खत्म करना है, उस केस को वही ओवर कर देना, राइट। तो दूसरा केस स्टार्ट करना है, इसलिए प्लस आता है बीच में। तो ए, फिर क्या करेंगे अपन? ए नहीं जीता, बी नहीं जीता, फिर ए नहीं जीता, बी को जितवाना ही नहीं है, ए को फिर जितवाना है। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो ए के बिन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहाँ से। क्लियर है सारे बच्चों को? अच्छा, बी बिन करेगा, कब बिन करेगा बच्चों? बी के बिन की निकालेंगे कैसे कि भाई बी बिन कर जाए, सॉरी, एक ही बार एक स्टार्ट, बारी तो एक ही स्टार्ट हो रही है, सबसे पहले तो एक खेलेगा गेम को, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि पहले ए ना जीते, कौन जीत जाए? बी, राइट। और यहां पर क्या होगा आपका? ए ना जीते, बी ना जीते, ए ना जीते, बी जीत जाए, ठीक है ना। इस तरीके से चलता रहेगा। इसमें भी इनफाइनाइट जीपी आपका बनेगा। दोनों की प्रोबेबिलिटी का रेशो ए बाई बी है आपका, सॉरी दोनों की थ्राइस वगैरह कुछ ऐसा रिलेशन दिया हुआ है। एक की प्रोबेबिलिटी जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है दूसरे से क्या है? थ्राइस है। तो ए अपॉन बी का रेशो निकालना है। ये क्वेश्चन आपके सामने। क्या समझ में आ गया सब बच्चों को? पक्का हो जाएगा ना? चलो नोट्स निकाल लो। अभी क्वेश्चन दिया होगा वो किसने कर लिया है ये बताओ। हटा दूं बेटा? खुशबू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, क्या कह रहे हो? ये तो बताया बेटा मैंने। अच्छा, ये एक ही बिन आ जाएगी तुम्हारे पास इस तरीके से। हाँ हाँ, अभी मत रखो, बट पता कब रखेंगे इसको? इसको पहले क्या बना लो, इसमें अभी ए अपॉन ए प्लस बी और ये मत रखना, इसमें पहले इनफाइनाइट जीपी बना लो। कैसे मैं बताता हूँ आपको, बाद में रखेंगे इसमें। अगर पहले रख दोगे तो देख करके डर जाओगे आप लोग।
क्या हो जाएगा आपका पी ए, यहां पर हो जाएगा पी ए बार, पी बी बार और पी ए। यहां पर कितना होगा बच्चों आपका पी ए बार, पी बी बार, पी ए बार का स्क्वायर और पी बार का स्क्वायर और पी ए, ठीक है ना। अब फर्स्ट टर्म हो जाएगी पी ए, इधर देखो बेटा, फर्स्ट टर्म क्या हो गई आपकी पी ए बराबर पी ए, कॉमन रेशियो कितना होगा बोलो यहीं से ही। ना ना ना, इधर देखो कॉमन, इसमें देखो कॉमन रेशियो पी ए बार इंटू पी बी बार हो गया। अब रखो फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म ए अपॉन वन माइनस आर रखो, कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई वन माइनस ना ए हो और ना ही बी आपका, क्लियर है। अब रखो इस फॉर्मूले में, वहां रखोगे तो वहां तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा बनेगा कि तो क्या मतलब, ठीक है। यहाँ पर रखो फाइनली, आपका प्रोग्राम सेट है। फिर कोई दिक्कत, आज जो डाउट डिस्कस किया उसमें कोई डाउट हो तो बोलो, पक्का क्लियर हो गए, गुड। चलिए बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालें। अच्छा कल जो सवाल दिया था हो गया, नहीं हुआ होगा, मुझे पूरा भरोसा है। चलो उस सवाल को बाद में देखेंगे, नहीं तो उस चक्कर में फिर लेक्चर का 5-10 मिनट निकल जाएंगे। उसके लिए 4 लाइन छोड़ देना, 4 लाइन का सवाल है वो, 4 से 5, हाँ बस 4 लाइन। उसी के नीचे नया हेडिंग डालो, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। जिसको नोट करना उसने कर लिया क्या? आजकल आप देख रहा हूँ नोट वोट नहीं करते हो, डाउट वगैरह ऐसे समझ लेते हो, दिमाग में फिट कर लेते हो, वहीं खच 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 है। कोई नोट नहीं करता ना कहीं कोई लिखता है। आयुष ने तो एक भी नहीं किया नोट, अब पता नहीं वो किसने नहीं, क्यों नहीं किया उसने। और भाई मुझे बता, तू इधर ऐसे ऐसे बैठा हुआ है, इधर बोर्ड है कि इधर बोर्ड है? कि तू गौरव के साथ रहता रहता उस पोजीशन को समझ चुका जिस पोजीशन पर वो बैठता है। वो स्ट्रेट हो चुका है, तू टेढ़ा हो गया है। और एक भी सॉल्यूशन तूने नोट नहीं किया। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ ले और पढ़ाई पर ध्यान लगा ले ढंग से, समझ के ना, सिर्फ पढ़ ले, है ना। हाँ बा चलो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की बात करते हैं बच्चों, इसको जरा समझते हैं। मैंने एक दिन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में बताया था बासु, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती हैं, बहुत प्यार से समझाऊंगा, एक बार में समझ में आ जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या होती है। बताओ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हाँ रोहित बता। कोई अपनी किताब नहीं खोलेगा। नहीं नहीं, गुप्ता तो बेचारे की यहाँ थोड़ी ना लिखी हुई, पीछे लिखी हुई कहीं ना कहीं, उसको यार तुम फालतू ब्लेम करते रहते हो। हाँ एकन एकन बात ना, एकन जुगाड़ लगा रहा है। हाँ बता, अब किताबें बंद कर लो, किताब बंद करो। हाँ जी, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स एकन आयु, हाँ आयुष बता। ये क्या बता रहा है तू? ओ भाई टीचर मैं हूँ कि तू है? रेस में हो कोई, ये कहानी तो मैं ही बनाता हूँ, ये मैं ही बना सकता हूँ, ठीक है ना। बाकी तुझे तो एग्जैक्ट वो बता, लाइन क्या है, मैथमेटिकल लाइन बोल। अच्छा अच्छा, वही बात बोलिए दोबारा। सही बोला तो क्या वही बात है। हाँ तो बता, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव जब एक इवेंट हो जाता है चलो सही है भाई, मुझे इतना ही सुनना था। तुम दोनों के लिए तालियां, गुड। मैं ही बजाऊंगा, ठीक है। उधर से कुड़क कुड़क होने लगा तो चलो जी बताइए, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होती हैं?
सकती है, जिनका अगर हम यूनियन करें तो सैंपल स्पेस। क्या बात है, गुड, वेरी गुड। हाँ जी, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या होती है? बहुत बढ़िया, पूरी डेफिनेशन बताएं। चलो तुम बताओ, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। सुन लिया सब बच्चों ने? अभी कॉपी में देख रहे हो क्या? चलो बेटा, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को समझते हैं। जैसे मान के चलो एन इवेंट से, बेटा क्या है आप समझ, ध्यान से इधर आ जाओ। एन इवेंट से E1, E2, E3, E4 से लेकर के En, ये एन की एन इवेंट्स आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है ये इवेंट आपकी। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि भाई इनका इंटरसेक्शन जो है आपका, ठीक है ना, इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या है बच्चों आपका 5, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं, मतलब 5 आ गया इंटरसेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि भाई इनका जो यूनियन आएगा वो क्या आएगा बेटा आपका सैंपल स्पेस, ठीक है ना, वो क्या आएगा बच्चों आपका सैंपल स्पेस। E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 यूनियन से लेकर के En, ये किसना आएगा बच्चों आपका सैंपल स्पेस आएगा। बोलो यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो क्या सीन है? सीन ऐसा है, ध्यान से देखिएगा, थ्योरम को समझते हैं। सबका ध्यान बोर्ड पर अच्छे से। जैसे बात मैं मान लेता हूं कि ऐसे कोई इवेंट है, कोई इवेंट है ई, ठीक है ना, एक इवेंट ई बैठा हुआ है यहां पर गोल घेरे में, ये पूरा सैंपल स्पेस है, पूरा सैंपल स्पेस है, इवेंट ई यहां पर रखा हुआ है, राइट। अब ऐसे बहुत सारी इवेंट हैं, ये इवेंट E1 है, ऐसे इवेंट क्या है बच्चों आपका E2 है, ऐसे इवेंट क्या है बच्चों आपका E3 है, ऐसे ही इवेंट क्या है बच्चों आपका E4 है, ऐसे बच्चों इवेंट क्या है आपका E5 है। समझ में आया कि नहीं आया? आया बच्चों सबको? ऐसे ही इवेंट क्या है बच्चों आपका E5 है, और ऐसे ही चलते चलते इवेंट क्या आएगा आपका En है। ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं और बीच में एक इवेंट ई भी है आपका, ठीक है। अच्छा, इन ये सैंपल स्पेस है, और थोड़ा ध्यान से देखो इस डायग्राम को जो मैंने बनाया है। E1 हो रहा है इस वाले पोर्शन में, यहां से लेकर के ये वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा, ये वाला E1 का पोर्शन है, फिर ये E2 का पोर्शन है, फिर E3 का, E4 का, ये अगर ध्यान से देखेंगे तो इनमें कुछ इंटरसेक्शन आ रहा है क्या? ई की बात नहीं कर रहा, ई को छोड़ दो आप, ई का तो सबके साथ इंटरसेक्शन है, बट मैं E1, E2, E3, E4, E5 से लेकर के En तक की बात करूं तो इनका आपस में कोई इंटरसेक्शन है किसी का? किसी का नहीं है। और हाँ, इनका जब मैं यूनियन लूंगा तो वो पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर भी रहा, उसमें कोई डाउट नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि ये जो इवेंट ई जो बैठा हुआ है इसकी प्रोबेबिलिटी हमको बतानी कि भैया इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। अब अगर E1 होगा तो उसमें इतना सा पार्ट तो ई का होगा ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर E2 होगा तो E2 के इतने से पार्ट में तो ई होगा ही होगा। अगर En होगा तो इतने से पार्ट में ई होगा ही होगा। अगर मैं ई की प्रोबेबिलिटी की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, ई की प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन E5 से लेकर के कहां तक बेटा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन En। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं? बोलो बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को ये वाली बात? ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन E2।
इन सारे इंटरसेक्शन वाले पार्ट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास किसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा बच्चों? ई का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। अब क्योंकि हम अलग अलग प्रोबेबिलिटीज के इंटरसेक्शन को ऐड कर रहे हैं, यानी इवेंट ई के इंटरसेक्शन जो आ रहे हैं अलग अलग इवेंट के साथ में उनको ऐड कर रहे हैं, मतलब टोटल समेशन कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसलिए इस थ्योरम का नाम क्या होता है? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम होता है। क्या होता है? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास 3 बैग हैं, पहला बैग, दूसरा बैग और तीसरा बैग, ठीक है ना? जैसे मान के चलो एक पहला बैग हो गया, ये आपके पास दूसरा बैग हो गया, ये आपके पास तीसरा बैग हो गया। सपोज करो इसमें 2 व्हाइट बॉल हैं, 3 रेड बॉल हैं, 4 व्हाइट बॉल हैं, 2 रेड बॉल हैं, 1 व्हाइट बॉल है, 5 रेड बॉल। इस तरीके से मान के लो इसमें भी 5 व्हाइट 5 रेड मान लेते हैं। मुझे व्हाइट बॉल निकालनी इन बैग्स में से, तो व्हाइट बॉल तो इसमें से भी आ सकती है। व्हाइट बॉल का इस बैग के साथ में इंटरसेक्शन, व्हाइट बॉल का इस बैग के साथ में इंटरसेक्शन, व्हाइट बॉल का इस बैग के साथ में इंटरसेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? हम यहां पर क्या कर रहे हैं बेटा? जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं उसके छोटे छोटे इंटरसेक्शन को ऐड करके उसको बड़ा कर रहे हैं, एक टोटल निकाल रहे हैं यहां पर। इसलिए इस थ्योरम का नाम क्या होता है? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। और ये थ्योरम तभी अप्लाई होती है, उन्हीं इवेंट्स के केस में अप्लाई होती है जब वो इवेंट्स क्या हो आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, कुछ भी उनके अंदर कॉमन नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर उससे अलग से निपटना पड़ेगा। कॉमन नहीं हो तो कोई निपटने की जरूरत है ही नहीं, और साथ में वो एग्जॉस्टिव भी होनी चाहिए ताकि सारे सारे सैंपल स्पेस क्या कर ले, वो कवर कर ले। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? पक्का? ठीक है। अब देखो इधर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का कमाल, ये किसके बराबर होगा? तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? कल मैंने एक बात बताई थी कि ए इन प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ ए एंड बी को मैं किस तरीके से लिख रहा था बच्चों? इस तरीके से कि अगर आपका ए हो जाए तो ए के होने के बाद बी के होने की प्रोबेबिलिटी, ये तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम था आपका, बोलो हाँ है ना? हमको ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ई तो नहीं होगा पहले, तो ई के साथ जो इंटरसेक्शन है वही होगा पहले। यानी कि अगर आपका इवन हो जाए, ये किसके बराबर होगा? अगर आपका इवन हो जाए तो इवन में ई का कितना पार्ट हो रहा है? क्या जो पी ई इंटरसेक्शन इवन है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन थ्योरम वी कैन राइट इट एज लाइक समथिंग। देखो इधर देखें, इवन ये किसके बराबर हो जाए? अगर आपका इवन हो जाए तो इवन में ई के होने की प्रोबेबिलिटी लिख सकते कि लिख सकते? पक्का? समझ में आ रहा सबको? ठीक है ना? किसी बच्चे के मन में ये तो नहीं आ रहा सर कि इसको मैं ऐसे लिख दूं ई हो जाए तो ई में इवन के होने की प्रोबेबिलिटी नहीं लिख सकते। पूछो क्यों? क्योंकि भैया हमको ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब तुमको उसी का ही पता है तो तुम काहे को यहाँ टाइम पास कर रहे हो बैठ कर? समझे बात को? क्लियर है? तो लिखना तो इसको ऐसे ही पड़ेगा। जैसे मान के चलो आपके सामने लिखा हुआ है साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ ई एंड ई2, ये कितना हो जाएगा? जब ई2 होगा तो ई2 में ई के होने की प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही आपका क्या होगा? साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ ई एंड ई एन, ये किसके बराबर हो जाएगा? जब आपका ई एन हो जाए तो ई एन होने के बाद ई के अकर होने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? पक्का? तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? E2 हो जाए तो E2 होने के बाद E के अकर होने की प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली E3 इवेंट हो जाए, E3 इवेंट हो जाने के बाद E के अकर होने की प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली E4 हो जाए, E4 E के अकर होने की प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही क्या हो जाएगा? सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसलिए इस थ्योरम का नाम क्या होता है बच्चों? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम इसको बोला जाता है। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो बेटा हाँ या ना? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत? ठीक है, चलिए तो इसको लिखना स्टार्ट करें। लेट, आप ऐसे लिख लो, लेट E1 E2 En आर एनी इवेंट्स व्हिच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जिस्टिव, दो पॉइंट लेके डायग्राम बनाएगा। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई एज,
इस तरीके से। चलिए आ जाइए फटाफट। अच्छा वो HPSC बोर्ड है, सॉरी कौन सा बोर्ड है, आर, हाँ HPSC। आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ओके ठीक। कि जैसे अभी वही एग्जाम्पल, बैग वाला एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, राइट, ठीक है ना। 3 बैग है जैसे बच्चों हमारे पास, बैग 1, ठीक, बैग ए बोल देते हैं, इसमें 3 व्हाइट 2 ब्लैक। बैग 2, इसमें 4 व्हाइट और 4 ही ब्लैक है। ये बैग बी है, ठीक है ना। एक बैग और है हमारे पास, पहले पूरा समझेंगे बच्चे। बैग सी है हमारे पास, क्या है बच्चों हमारे पास, बैग सी, ठीक है। बैग सी है हमारे पास, ठीक। इसमें 2 व्हाइट हैं और 3 ब्लैक है, इस तरीके से। हमको एक व्हाइट बॉल क्या निकालनी है बच्चों, एक व्हाइट बॉल निकालनी है। तो उस व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी मैंने तुमसे पूछी, व्हाइट की बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल, ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए सबका। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल, ठीक है। व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी, तो वो हम कैसे बताएंगे जरा उस पर हम चर्चा करते हैं। अब बच्चा पूछेगा सर मैं किस बैग से व्हाइट निकालूं, मैं सर इसमें से भी निकाल सकता हूँ, इसमें से भी निकाल सकता हूँ, इसमें से भी निकाल सकता हूँ। यही तो डाउट होगा सर किसमें से व्हाइट निकालें, बताओ, है कि नहीं। मन में गौरव ये तो आ रहा होगा कि भाई हम किसमें से व्हाइट निकालें, पहले में निकालें, दूसरे में निकालें, तीसरे में से निकालें। हम पहले में से भी निकाल सकते हैं व्हाइट बॉल, ठीक है ना। यानी कि अगर मुझे व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं बैग ए से भी क्या निकाल सकता हूँ, व्हाइट बॉल निकाल सकता हूँ, बैग बी से भी क्या निकाल सकता हूँ, व्हाइट बॉल निकाल सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, बैग सी से भी व्हाइट बॉल निकाल सकता हूँ। ये तो होगा आपके साथ, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। यानी कि बैग सी से आपने क्या निकाल दी, व्हाइट बॉल, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा कि बैग ए अगर आपने सेलेक्ट किया है, अगर आपने बैग ए को पकड़ा, पहले किसी को पकड़ना तो पड़ेगा, किसी थैले को पकड़ना तो पड़ेगा, तभी तो उसमें हाथ डालोगे, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। यदि आपने बैग ए को पकड़ा है तो बैग ए से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, यदि आपने बैग बी को पकड़ा है तो बैग बी से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, यदि आपने बैग सी को पकड़ा है तो सी से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा बैग ए को पकड़ने की प्रोबेबिलिटी बताओ, बैग ए को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा, सिंपल सी बात है। क्या बोला वो, अरे भैया वासु प्रोबेबिलिटी चल रहा है, 1/3 होगा, गुड बेटा शाबाश, 1/3। अगर आपने बैग ए निकाला है तो उसमें से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बोलो कितनी आएगी, 3/5 प्लस अगर आपने बैग बी को कलेक्ट किया है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, और उसमें से व्हाइट बॉल निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 4/8। बैग सी को उठाने की प्रोबेबिलिटी 1/3, उसमें से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/5। इसको निकाल लो, व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। नोट करो इसको जल्दी से, और इसका फाइनल आंसर बताओ क्या आ रहा है, और लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए अ पर्सन हैज
अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब। रियान नहीं हुआ अभी नोट, थोड़ा जल्दी। A person has undertaken a construction job. A person has undertaken a construction job. उसी बेटा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अब तो समझ में आ रहा है ना बराबर, ठीक। A person has undertaken a construction job. The probabilities are the probabilities are 0.80. The probabilities are 0.80 that there will be a strike. The probabilities are 0.80 that there will be a strike. स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.80। कौन कॉमा लगा के लिखें इसमें आगे 0.70 that the construction job will be completed on time. 0.70 that the 0.70 that the construction job will be completed on time. 0.70 that the construction job will be completed on time. 0.70 that the construction job will be completed on time. On time लिखा सब बच्चों ने, ठीक है ना? On time। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये है कि अगर स्ट्राइक होगी तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल, ऑब्वियस बात, जब स्ट्राइक वगैरह होती है तो कंस्ट्रक्शन जॉब पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, आंदोलन जब होता है, राइट। अगर आंदोलन होता है तो उस केस में, अच्छा आंदोलन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.80। जब आंदोलन होगा तो उसमें काम रुक रुक करके चलेगा आपका, तो उस केस में कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर कंप्लीट हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियस बात कम होगी, तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको? 0.70 दे रखी। क्लियर है? आगे लिखिए क्वेश्चन को। If there is no strike, if there is no strike, then 0.4 that the construction job will be completed on time. गजब का काम हो रहा है तो। अगर then there is no, then 0.4 that the construction job will be completed on time. है ना? मतलब स्ट्राइक नहीं होती है। मतलब मैं क्या करूँगा, सवाल हो सकता है कि वो है स्ट्राइक करवाओ, फिर काम जल्दी खत्म होगा, ठीक है ना? टाइम पर जल्दी खत्म होने की संभावना होगी। चलो भाई लिखें 0.4 that the construction job will be completed on time। लिखा। if there is a strike, 0.4 that the construction job will be completed on time। नहीं, क्वेश्चन ऐसे था, ये उल्टा पुल्टा है, प्रोबेबिलिटीज जो हैं उल्टी पुल्टी हैं। देखो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, कॉमा वॉमा लगाया था उससे मेरा भी दिमाग हिल गया थोड़ा सा, कि 0.80 की स्ट्राइक होगी, उस केस में इसको पूरा करो पदवी। कहां तक लिखा आप लोगों ने? कहां तक लिखा? 0.4 that the construction job will be completed on time if there is a strike। if there is a strike, इसका मतलब कि अगर स्ट्राइक होगी तो जॉब के टाइम पर कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4 है। और अगर स्ट्राइक नहीं होगी तो जॉब के जो कंस्ट्रक्शन जो है, सॉरी कंस्ट्रक्शन जो है टाइम पर कंप्लीट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.7 है। समझ गए बात को? वो इंग्लिश में लिखा हुआ है तो थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे, ठीक है ना? डिटरमाइन द determine the probability that the construction job will be completed on time। determine the probability that the construction job will be completed on time। मतलब कंस्ट्रक्शन जॉब आपका
टाइम पर कंप्लीट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपको बताना है। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आया भाई? स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी बोलना एक बार। 0.80 और स्ट्राइक नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.20 हो जाएगी। यदि स्ट्राइक होगी तो काम टाइम पर खत्म हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.40। और यदि स्ट्राइक नहीं है तो टाइम पर काम खत्म हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.70। देख लो एक बार। देखा सब बच्चों ने? हमको कंस्ट्रक्शन को खत्म करना है टाइम पर, तो कैसे होगा वो कि भैया अगर स्ट्राइक हो रही है तो टाइम पर खत्म होना काम का, कंस्ट्रक्शन का, और यदि स्ट्राइक नहीं हो रही है तो टाइम पर फिर भी खत्म होगा। सिंपल, टाइम लगने का थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी स्ट्राइक वाली? 0.80 इंटू, अगर स्ट्राइक होगी तो टाइम पर कंस्ट्रक्शन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.40 प्लस स्ट्राइक अगर नहीं होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.80 इंटू स्ट्राइक अगर नहीं होगी तो टाइम पर काम खत्म होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.70। कर लो इसको। इसको मैं नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा हिंट देता हूं। ये 0.32 होगा, ये 0.14 होगा, और दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? 0.46। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तुम 1 घंटा लगा देते इसको कैलकुलेट करने में। इससे बढ़िया मैं खुद ही कर लेता हूं। देखो, अ बैग कंटेन्स, एक दो क्वेश्चन और कर लो बेटा। अ बैग कंटेन्स, a bag contains, बात नहीं, n+1 coins. A bag contains n+1 coins. A bag contains n+1 coins. It is known that a bag contains n+1 coins. It is known that one of these coins shows head on both sides. It is known that one of these coins shows heads on both sides. मतलब n+1 कॉइन में से एक कॉइन ऐसा है, एक सिक्का ऐसा है जिसके दोनों साइड क्या है? हेड है, both sides. Whereas the other coins are fair coin. Whereas the other coins are fair coins. Whereas the other coins are fair coins. Whereas the other coins are fair coins. One coin is selected at random. One coin is selected at random. One coin is selected at random. One coin is selected at random and tossed. One coin is selected at random and tossed. If the probability that toss result is head, if the probability that toss results is head is 7/12, is जो 7/12 क्या थी प्रोबेबिलिटी? हेड थी 7/12. Find the value of n. Find the value of n. n का वैल्यू बताओ, तुम्हारी वैन नहीं है क्या चक्कर?
तो वैन लेट हो गई, क्यों? वैन 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 भैया, VAN वैन। हाँ, बच्चे मतलब क्या ही बच्चे, छोटे छोटे पौधे हैं, हल्के हल्के से। जल्दी जल्दी बनाओ, तुम लोग नालायक हो, गधो। 12th क्लास में पढ़ते हो तुम अभी। हाँ भाई आयुष, अगर बेटा तेरा आंसर नहीं आया तो जान नहीं दूंगा मैं, है ना? आ जाना चाहिए प्रॉपर। हाँ जी, इधर आ जाओ। कितना टाइम कैसे लग गया? 1 कॉइन 2 हेडेड है भैया। देखो कितना n की वैल्यू, मतलब सिक्कों की संख्या 5 वाला 6। वाह वासु वाह। तो ये कह रहा था तो खुद सोचता हूँ दिमाग से भाई। चलो, हेड ऑन फेयर कॉइन। एक काम करते, रुको, एक इवेंट है, टॉसिंग अ फेयर कॉइन। ये इवेंट है आपका टॉसिंग अ फेयर कॉइन, टॉसिंग अ फेयर कॉइन, ठीक है। बी है टॉसिंग अ टू हेडेड कॉइन, टॉसिंग अ टू हेडेड कॉइन। बात नहीं, टॉसिंग अ टू हेडेड कॉइन, ये एक दूसरा इवेंट हम मान लेते हैं। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से। क्या ध्यान से सर? कि अगर मैं फेयर कॉइन को टॉस करूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल कॉइन कितने? n+1। फेयर कॉइन कितना है? n। फेयर कॉइन को टॉस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? n/n+1। ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अगर आपका फेयर कॉइन टॉस होगा तो उस केस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं डबल हेडेड कॉइन को टॉस करता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/n+1। वो एक ही सिक्का है, टोटल सिक्के कितने? n+1। समझ में आया कि नहीं आया सबको? और अगर मैं यहां पर डबल हेडेड को टॉस करता हूं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर हमको हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उस केस में क्या होगा? अगर मैं फेयर कॉइन को टॉस करता हूं तो फेयर कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस, अगर मैं डबल हेडेड कॉइन को टॉस करता हूं तो डबल हेडेड कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना? तो यहां पर क्या होगा आपका? ये किसके इक्वल दे रखा है आपको? 7/12। ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा n/n+1 इंटू, ये कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस, ये कितना हो जाएगा? 1/n+1 इंटू, ये कितना हो जाएगा? 1। तो निकालो n कितना आ रहा है यहाँ से? 7/12। यहाँ से हो जाएगा कितना? n, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा n+2/2 इंटू n+1। तो 2 से कितनी बार? 6 बार। तो हो जाएगा 7n+7, 6n+12। तो n बराबर कितना हो गया? 5। तो 5 सिक्के हमारे पास। कितने सिक्के हैं? 5। चले भाई, कल का होमवर्क सुन लीजिए। एक्सरसाइज 14.2 अगेन क्या बहुत ध्यान से बनाइएगा, बट उस ध्यान से बनाने से पहले, इसके पहले इलस्ट्रेशन है। मजाक नहीं कर रहा हूं बेटा मैं, ये तुम्हारे साथ एक चैप्टर मजाक कर देगा 14.4। नहीं तो ये चैप्टर तुम्हारे साथ क्या कर देगा? मजाक। बहुत अच्छे तरीके से हम इलस्ट्रेशन को देखेंगे, बनाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को बनाएंगे, समझेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम वाले कॉन्सेप्ट। समझ में आया कि नहीं आया?
बाकी कहानी कल स्टार्ट करेंगे बच्चों। तुम्हारा डाउट है कल सुबह लूंगा, ओके? 100% मैं सुबह आ ही जाता हूँ बेटा। बस ये कि किसी से पूछना तुम आकर कितने बजे हैं। यस, अगर तुम पहले आ जाओ तो मैं पहले नहीं आऊंगा, उसी टाइम पर। हाँ जी, यस यस यस, ये तुम्हारी बुक है बेटा।